नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च 2024 और 1 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन और मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने और पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वंतारा लॉन्च की गई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है, पूरे फैक्ट के साथ में आपको ये करंट अफेयर्स में डेली आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में 55 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो 42वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। किस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल देश का लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये माणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया। किसने स्टडी फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया? तो नाटो ने। किस देश के जॉन निकोल लॉफ्टी इटन ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाया? तो नामीबिया के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उदयपुर में जगन्नाथ दिग्गी वाटरफ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। और कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? तो वो करेगा न्यूजीलैंड। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। डेली आपको टेस्ट मिलता है वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के अंदर है। और आज शाम आपको 4 बजे, आज शाम है आपको 4 बजे मिलेगा फरवरी मंथ का निचोड़। पूरा अभी आपको पता है आज 1 मार्च है तो पूरे फरवरी मंथ कंप्लीट हो गया, तो पूरे फरवरी मंथ का निचोड़ आपको मिलेगा। आज शाम मेरी 4 बजे क्लास आएगी, बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन कर लेना। और जो हमारी पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली आपको टेस्ट मिलता है, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है और अभी जैसे मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। जैसे अभी फरवरी मंथ का कंप्लीट हो चुका है, आज आपको क्लास मिल जाएगी फरवरी मंथ की और 1-2 दिनों के लगभग दूसरे दिन आपको उसका टेस्ट भी मिल जाएगा। अब की बार आपको टेस्ट क्या है कि 50-50 क्वेश्चनों की 3 पार्टों में टेस्ट आपको मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि छोटे छोटे पार्टों में आप टेस्ट करोगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो स्टार्ट करें। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, बढ़िया तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज है। एलडीसी की भी चल रही है, भारत और राजस्थान की। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया। कहाँ, किसने? पीएम मोदी ने। कहां पर किया? नई दिल्ली के अंदर। देखो, नई दिल्ली में पीएम मोदी ने भारत के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों का उद्घाटन किया है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत यहाँ पर है की गई है। और मोदी जी ने 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि फैक्स इसको बोलते हैं, कृषि ऋण समितियों यानी कि फैक्स को कवर करते हुए सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो 11 राज्यों के अंदर 11 प्राथमिक कृषि को सहकारी क्षेत्र के अंदर ये सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुरुआत की है। कहां से? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखो, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, उनके द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले
पहले भारतीय व्यक्ति बन गए कौन है? ये बन गए सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन नंबर सी कौन है? सुनील भारती मित्तल है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और ये मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। कौन बन गए? सुनील भारती मित्तल। देखो, ये हैं भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। और ये ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, यानी कि ब्रिटेन का ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है। और ये अपने भारतीय व्यक्ति हैं सुनील भारती मित्तल है, उनको मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में कितने कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी इनकी घोषणा हो चुकी है। अब आगे धीरे धीरे हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। साथ में 2022 और 23 के साथ में ही है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कितने कलाकारों को? 92 कलाकारों को। ऑप्शन नंबर बी, कितने? 92 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। अब देखो कौन कौन से हैं। संगीत नाटक अकादमी ने 6 अकादमी फेलो और अभिनेता अशोक सराफ, राजीव वर्मा और गायिका बॉम्बे जयश्री सहित 92 कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। 92 जो कलाकार है ना, 92 के 92 आपको कलाकार याद नहीं रखने हैं, बस ये याद रखने, एक तो अभिनेता अशोक सराफ, और एक है राजीव वर्मा, और एक है गायिका बॉम्बे जयश्री सहित 92 कलाकारों को 2023 और 22 और 23 का साथ में मिलेगा। इसके अलावा इस अकादमी ने वर्ष 2022 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 80 युवा कलाकारों के नामों की घोषणा कर दी है। तो टोटल 80 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाएगा और 92 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। सारे के सारे जो कलाकार है ना, उनके सारे कलाकारों के नाम याद रखने आपको जरूरत नहीं है। हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता हैं पंकज कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर एक कौन है? पंकज कुमार चटर्जी हैं, वो रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये इनका बंगाली के अंदर है अनुवाद, इनका उपन्यास लिखा है इन्होंने पंकज कुमार चटर्जी ने। देखो, इस वर्ष के रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं पंकज कुमार चटर्जी, जिन्होंने जीन डैनियल बार्टसेट के ले दीवान डी स्टालिन का बंगाली में उल्लेखनीय अनुवाद किया, जिसका शीर्षक है स्टालिनर दीवान। इसका शीर्षक है स्टालिनर दीवान, इसका बंगाली के अंदर उन्होंने अनुवाद किया है। तो इतना आपको याद रखना है भी, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता हैं पंकज कुमार चटर्जी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इससे पहले भी मैंने लगभग आपको इससे पहले 6 महीने पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का जो है वैदिक घड़ी कहाँ लगेगी? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। और अभी हाल ही में इसका विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन आज 1 मार्च है, तो आज 1 मार्च के दिन आज इस विश्व की पहली जो वैदिक घड़ी है, इसका पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पर है ये? उज्जैन है मध्य प्रदेश के अंदर। देखो, मध्य प्रदेश का उज्जैन दुनिया की पहली वैदिक घड़ी के साथ में टाइम कीपिंग में एक अभूतपूर्व नवाचार का अनावरण करने के लिए तैयार है। इस शहर के जंतर मंतर पर 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थित इस सावधानी पूर्वक तैयार की गई घड़ी का आधिकारिक उद्घाटन आज होगा 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक आभासी समारोह के अंदर किया जाएगा। यानी कि जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, आज मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है, और इनके द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च इनके द्वारा किया गया। कौन सा? ये स्वयं प्लस। अब ये होता क्या है? देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 फरवरी को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है, और इसने
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 27 फरवरी को ये स्वयं प्लस पोर्टल शुरुआत की गई। स्वयं प्लस की स्थापना का उद्देश्य है कि कॉलेज के छात्रों आदि की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और इसमें इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक कोर्स शामिल किया जाएगा। इनमें इंडस्ट्री की जो जरूरतें हैं उनके मुताबिक कोर्स को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि कॉलेज के छात्रों आदि की रोजगार क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च की है? हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल है वनतारा, ये लॉन्च की है रिलायंस समूह ने। ऑप्शन नंबर सी किसने की है? रिलायंस लिमिटेड के द्वारा पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा लॉन्च की है। अब ये वनतारा क्या होती है देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने एक साहसिक पहल है वनतारा, वनतारा का अर्थ है जंगल का सितारा, शुरू की है जो जरूरतमंद जानवरों के बचाव, उपचार और देखभाल और पुनर्वास के लिए समर्पित है। ये वनतारा का मतलब है ये जरूरतमंद जो जानवर है उनके लिए बचाव है, उपचार है, उनकी देखभाल करना उसके लिए समर्पित है। वनतारा का केंद्र गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ के विशाल अभ्यारण्य में स्थित है। तो इस वनतारा का केंद्र है गुजरात के अंदर है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किस राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये है कहाँ के? गोवा के राज्यपाल हैं। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने क्या है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है? गोवा के राज्यपाल द्वारा। देखो तो राज्यपाल गोवा के राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने अपने 212वें प्रकाशन को चिन्हित करते हुए अपने नवीनतम साहित्यिक योगदान बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का अनावरण किया है, यानी कि इस पुस्तक का इन्होंने अनावरण किया है। नेक्स्ट देखो, हाल में भारत के कौन से 2 तटरक्षक जहाज श्रीलंका के गाल बंदरगाह पर पहुंचे हैं? अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि इसी तरह का जो करंट का क्वेश्चन है ना अभी यूपी पुलिस के अंदर आया था। अभी तो यूपी पुलिस की जो भर्ती है वो रद्द हो चुकी है, लेकिन यूपी पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन है इस तरह का आ चुका है। इसलिए मैंने आपको ये एक बार फिर ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी जो भारत के 2 तटरक्षक जहाज है ना वो श्रीलंका के गाल बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। एक तो है समर्थ है और एक है अभिनव। ये 2 तटरक्षक जहाजों के नाम है भी, एक तो है समर्थ और एक है अभिनव। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये श्रीलंका के गाल बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। देखो भारत का 2 तटरक्षक जहाज श्रीलंका के गाल बंदरगाह पहुंचा। पेशेवर आदान प्रदान की सुविधा और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने के लिए एक औपचारिक यात्रा है। इसमें तटरक्षक जहाज एक तो समर्थ है और एक है अभिनव इसके अंदर शामिल है। भारतीय उच्चायुक्त की ओर से कहा गया कि ये जहाज 2 से 5 मार्च के बीच कोलंबो का दौरा करेगी, यानी कि कल से ये पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ये श्रीलंका का दौरा करेंगे 2 से लेकर 5 मार्च के बीच में। हाल ही में किसने NTPC के निदेशक का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है रविंद्र कुमार ने। किसने? रविंद्र कुमार ने NTPC के निदेशक का पदभार संभाला है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड ने कहा कि रविंद्र कुमार कंपनी के निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिए। इतना आपको याद रखना है, रविंद्र कुमार। हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया? ये दिया है एलेना नॉर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी किसने दिया है? एलेना नॉर्मन के द्वारा क्या है ये भारतीय हॉकी की CEO थी, लेकिन अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो एलेना नॉर्मन जो एक विपणन सलाहकार के रूप में भारत आई और हॉकी इंडिया की ये CEO बनी थी, और उन्होंने अपने चल रहे अदालती मामले और आंतरिक महासंघ की राजनीति के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनका ये 13 साल का कार्यकाल विवादास्पद रूप से समाप्त हो चुका है। ये 13 साल का इनका कार्यकाल था, लेकिन अब इन्होंने हॉकी इंडिया की CEO पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? ये की है पेरू देश ने। ऑप्शन नंबर सी किसने? पेरू के अंदर लगभग डेंगू का जो फैलाव है बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वहां पर पेरू देश ने अब
अपने देश के अंदर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। देखो, पेरू ने पूरे देश के अंदर डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के जवाब में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। वहां के स्वास्थ्य मंत्री सीजर वास्केज ने घोषणा की कि 2024 के पहले 8 हफ्तों के भीतर डेंगू के 31,000 से अधिक मामले हैं वो सामने आ गए और आपातकालीन घोषणा में पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 को शामिल किया जाएगा। तो ये पेरू के अंदर क्या है, डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाएगी। आज शाम जो 4 बजे आपको क्लास आएगी उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। या आज शाम को आपको 4 बजे क्लास आएगी या नहीं आएगी, इसमें ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, कौन सी भारतीय महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी? तो वो बन चुकी है गीता बत्रा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा की शुरुआत की? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बहुत से साथी मुझे इसमें कमेंट करते हैं कि सर हमारे ऐप के अंदर ये समस्या आ रही है, हमारे ऐप के अंदर ये नहीं चल रहा। तो मैं आप उनको बता देता हूँ, जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, वहां पर पोस्टर लगा, उस पे नंबर होंगे। तो आपको मैं एक नंबर बताता हूँ, ये हेल्पलाइन नंबर है 86 96 15 87 39। इस पे आप ना व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप पे उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया करो ताकि आपकी सोल्यूशन का जो है सोल्यूशन हो सके। क्योंकि आप ऐसे अब कमेंट कर देते हो तो पता नहीं चलता। लेकिन आप इस नंबर पे ना, व्हाट्सअप चल रहा है, इस नंबर पे आप तुरंत, आपको कोई समस्या है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, आपका इसमें जरूर सोल्यूशन होगा। ठीक है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। ये आपको लगातार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है बढ़िया तरीके से, और लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है। जैसे नीचे हेल्पलाइन नंबर दी हुई ना, 8696158739, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।